आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। हमने जो टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण वाला, वो हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद हमारा आदिकाल प्रारंभ होता है। जो आदिकाल की प्रवृत्तियां सिलेबस में दे रखी हैं, तो आपको आदिकाल की सारी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। आदिकाल की प्रवृत्तियों पर मैं एक वीडियो बना दूंगी आपको, जिससे आपको आदिकाल की प्रवृत्तियां अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और जो आदिकाल में ग्रंथ लिखे गए थे, उनकी भी हमको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आदिकाल से संबंधित ये जो मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई है, ये सारे PYQ हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न प्रकार के पेपरों में आ चुके हैं। घूम घूम कर वही क्वेश्चन पुनः पेपर में पूछे जाते हैं, और जो भी रह जाएगा पॉइंट वो भी मैं आपको कवर कराती हुई चलती हूँ। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपको पता है खड़ी बोली हिंदी जो कि हमको आदिकाल में दिखाई देती है, तो वो हमको किस में दिखाई देती है? तो हम क्या क्वेश्चन बन सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्या अमीर खुसरो को माना जाता है, कि नानक को माना जाता है, कि तुलसीदास को माना जाता है, कि गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इसकी पहेलियाँ और मुखरियाँ क्या हैं? फेमस हैं, जो कि मैं आपको करा दूंगी। दूसरा क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको पता है हिंदी का विकास किस तरह से हुआ था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अबहट, फिर पुरानी हिंदी, सबसे पहले थी हमारी संस्कृत। संस्कृत भी कैसी थी? दो प्रकार से थी। पहली तो थी हमारी संस्कृत के कितने प्रकार थे? दो, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सबसे पहले कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत। देखो सबसे पहले कौन सी संस्कृत थी? हमारी वैदिक संस्कृत। फिर उसके बाद कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत। फिर आई हमारी पाली भाषा, जो कि बौद्ध ग्रंथों में लिखी गई। फिर हमारी आई थी प्राकृत भाषा, इसके कौन थे? जैन कवि महावीर स्वामी। प्राकृत के बाद आई हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत। प्राकृत के बाद आई हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई थी हमारी अबहट, और अबहट से किसका विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या भरत मुनि ने किया था, कि पतंजलि ने किया था, कि राजशेखर ने किया था, कि भामे ने किया था? तो जो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ये आपको याद होना चाहिए कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि ने किया। और जो खड़ी बोली मिलती है वो पहले हमको किसके काव्य में मिलती है? अमीर खुसरो के काव्य में मिलती है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है देखो क्या है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमसे नाथ संप्रदाय के कौन पूछे जा रहे हैं? प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, कि गोरखनाथ हैं कि महानाथ हैं? तो नाथ संप्रदाय के इन दोनों में से प्रवर्तक कौन आ जाएंगे? गोरखनाथ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन है? शिव है। आराध्य किसको माना जाता है? शिव को माना जाता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये हठ योग ऐसे लिखते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये किस पर आधारित है? हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक किसको मानते हैं? मच्छिंद्र नाथ को मानते हैं। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक किसको मानते हैं? मच्छिंद्र नाथ को मानते हैं। ये कौन है? संस्थापक। और प्रवर्तक कौन आ जाएंगे? गोरखनाथ। नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ किससे निकला हुआ है? बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है। क्वेश्चन बन सकता है, नाथ पंथ किससे निकला हुआ है? बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9 नाथ और 84 सिद्ध सुने जाते हैं ना। 84 तो सिद्ध हुए थे, और नाथ कितने हुए थे? नवनाथ हुए थे। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण किसने लिखी थी?
पुष्पदंत ने लिखी थी कि धनपाल ने लिखी थी? तो महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत ने क्या लिखा था? महापुराण। अगला क्वेश्चन 5th है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जो राहुल सांस्कृत्यायन हुए थे उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को माना है, सवरपा को माना है कि सरप्पा को माना है? जो राहुल सांस्कृत्यायन है उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? सरप्पा को माना है। अगला क्वेश्चन मेरा है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? जो भरत मुनि थे उन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? लोक भाषा दिया था कि जन्माष्टमी दिया था कि देव भाषा दिया था कि देश भाषा दिया था? जो भरत मुनि थे उन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देश भाषा नाम दिया था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देश भाषा नाम दिया था। ये हमसे क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछ सकता है कि भरत मुनि ने इसको क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? भरत मुनि ने देश भाषा नाम दिया था। किसको दिया था? अपभ्रंश भाषा को दिया था। किसको दिया था? अपभ्रंश भाषा को दिया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जन्म काल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही क्रम है। हमसे जन्म काल की दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है? सही क्रम पूछा जा सकता है। तो देखो कौन कौन है, जगनिक है कि खुसरो है कि श्रीधर है कि चंद्रवरदाई है? तो इसका जन्म काल की दृष्टि से यदि हम कवियों का सही क्रम देखते हैं तो क्या आता है? चंद्रवरदाई पहले आते हैं, फिर जगनिक आते हैं, फिर खुसरो आते हैं, फिर श्रीधर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रवरदाई का तो माना जाता है 1168 से लेकर 1192 और ये जो जगनिक है इसका माना जाता है 1173 और जो अमीर खुसरो हैं उनका माना जाता है 1253 और जो श्रीधर हैं उनका समय माना जाता है 14वीं शती। तो क्रम क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। ये हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमको कवियों का क्रम क्या है याद करना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? क्या भविष्यत का है कि योगसार है कि परमात्म प्रकाश है कि पहल दुआ है? तो कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? वो है गाइस हमारा भविष्यत कहा। अगला क्वेश्चन है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको बताना है कि सबसे पुराने कौन है। तो सरप्पा है कि कणप्पा है कि मच्छंदर नाथ है कि गोरखनाथ है? आपको पता है पहले तो क्या है, सिद्ध हुए थे, उसके बाद हुए थे नाथ हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? मतलब सरप्पा दे रखा है तो इनमें जो सबसे पुराने हैं वो हमारे कौन है? मच्छंदर नाथ आएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें जो सबसे पुराने हैं वो कौन है? मच्छंदर नाथ है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हो गए? मच्छंदर नाथ। इनकी गिनती सिद्धों में भी होती है और नाथों में भी होती है। सिद्धों से ही क्या हुआ था? नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। और सरप्पा को हम क्या मानते हैं? इस सरप्पा को हम क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनकी रचना भी पूछी जाती है। इनकी रचना का क्या नाम है? दोहा कोश है। और कड़प्पा थे जो वो सिद्धों में श्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि माने जाते थे, लेकिन इनका कोई ग्रंथ हमको प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इस पर ध्यान देना है, नहीं है पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की विशेषता है, इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको लिख लेना आप, अन्यतम विशेषता है मतलब अन्य विशेषता है। युद्ध का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, बिल्कुल सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासों में हमको क्या मिलता है? श्रृंगार रस भी दिखाई देता है और वीर रस भी दिखाई
देता है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यही गलत है, क्योंकि आदिकालीन रासो साहित्य में हमको राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण कहीं दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, बीशल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। बीशल देव रासो की नायिका कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। राजवती है, रूपवती है, लालवती है कि राजमती है? तो बीशल देव रासो की नायिका का क्या नाम है गाइस? राजमती है। अगला क्वेश्चन है, चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? तो देखो ये चंदनवाला रास है, इसके रचयिता कौन है? जिन धर्म है कि जन्नत है कि विजय सेन सूरी है कि आशकू कवि हैं? जो चंदनवाला रास है इसके रचयिता गाइस कौन है? आशकू कवि हैं। कौन है इसके रचयिता? आशकू कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्यापति थे वो इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? क्या पदावली के आधार पर कहलाए थे कि कीर्ति पताका कि कीर्ति लता की उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पदावली। क्या आंसर आ जाएगा गाइस? पदावली। विद्यापति मैथिल कोकिल किसके आधार पर कहलाए थे? पदावली के आधार पर कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। क्यों निराश होना पड़ता है? क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी जो ये कथन कहते हैं ये किस ग्रंथ के संदर्भ में कहते हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं कि बीशल देव रासो के बारे में कहते हैं कि खुमान रासो के बारे में कहते हैं? शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? पृथ्वीराज रासो के बारे में है। वो क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में कि भाषा की कसौटी पर यदि हम इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमको क्या होना पड़ता है? निराश होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो गाइस हमसे सर्ग पूछे जा सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है? छंदों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो सर्ग कितने हैं? हमारे 69 सर्ग हैं, जिसको हम समय भी कहते हैं। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। चंद्रवरदाई को कौन सा छंद प्रिय था? छप्पे छंद प्रिय था। शुक्ल जी ने क्या माना है? चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और रासो को क्या माना है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गाइस जम्बू स्वामी चरियू में कड़वक शैली का हुआ है, पयुम चरियू में हुआ है, महापुराण में हुआ है, लेकिन पाहुड़ दोहा ऐसी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो ऐसा कौन कवि है जिसकी रचना हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई है कि विद्यापति है कि अमीर खुसरो है? तो कौन है गाइस? वो अमीर खुसरो है, क्योंकि इसकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। इसने पद में तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन इसने जो गद्य की रचनाएं लिखी हैं उसमें हमको क्या मिलती है? खड़ी बोली मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो और बीशल देव रासो वेरी इंपॉर्टेंट कृति हैं और इनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस है? श्रृंगार और भयानक रस। श्रृंगार तो है लेकिन भयानक रस नहीं है। वीर और शांत रस। वीर तो है लेकिन शांत रस नहीं है। तो कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया भेड़ी मारा कंतु किसकी है? तो ये पंक्ति जो है ये किसकी है? आदिकालीन काव्य की। भला हुआ जो मारिया भेड़ी मारा कंतु विद्याधर की है कि जगनिक की है कि हेमचंद्र की है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति गाइस किसकी है? हेमचंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो ये तो सबको पता होगा कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के
नाम से किसने संग्रहित किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया कि प्रबोध चंद्र बनर्जी ने किया कि राहुल सांस्कृतन ने किया? तो सिद्धों की वाणियों को जो हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया था वो गाइस किसने किया था? राहुल सांस्कृतन ने किया था। आज मैंने आपको आदिकाल से संबंधित कितने क्वेश्चन करा दिए? 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके 2 पार्ट और बनाऊंगी मैं, क्योंकि आदिकाल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इससे क्या है, हमारा आदिकाल तैयार हो जाएगा और आदिकाल का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए बता दूंगी। आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।